हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूट्स आईएएस एकेडमी। सो आज करंट अफेयर्स का हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिगार्डिंग H1B वीज़ा। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कभी कभी ये समझ में नहीं आता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते हैं। व्हाइट हाउस से कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स किए जाते हैं पर क्लैरिफिकेशन नहीं होती है, और इसी के कारण क्या होता है, जो वहाँ इंडियंस थे, दोज हु आर वर्किंग देयर, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो आइए इस पूरे सिनेरियो को समझते हैं कि क्या है ये सिनेरियो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड फर्दर। देखिए, न्यूज में क्यों था, क्योंकि सितंबर 19 को क्या हुआ था, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, एक प्रोक्लेमेशन को साइन किया था। ठीक है, और उसमें रिस्ट्रिक्ट किया था एंट्री जो सर्टेन नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स हैं, नॉन इमिग्रेंट जो वहां परमानेंटली नहीं रह रहे हैं, जो नॉन इमिग्रेंट है, जो आते जाते रहते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फी इंट्रोड्यूस की, दैट इज, आप देखिए, फी भी इतनी अच्छी खासी इंट्रोड्यूस की, $1 लाख की फी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। ठीक है, और ये क्या थी, न्यू H1B पिटिशनर्स के लिए, जो भी नए हैं वो अप्लाई करेंगे तो उनको कितना फी देना पड़ेगा, नियरली $1 लाख। और ये क्लैरिफिकेशन पहले नहीं आया था, उन्होंने बस एक अनाउंसमेंट कर दिया था कि H1B वीजा पिटिशनर्स जो भी हैं उनको पे करना पड़ेगा इतना अमाउंट। ठीक है, तो अभी जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आया था, कुछ बेचारे जो इंडियंस हैं, जो यूएस में काम कर रहे हैं लेकिन जो इंडिया आए हुए थे, उनको लगा यार हमें, मतलब इतना ज्यादा अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। आप सबको पता है अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दिवाली आने वाली है, नवरात्रा चल रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें फिर जल्दी जल्दी क्या हुआ, एक होड़ लग गई, दे वांटेड टू रश बैक करना था, क्योंकि पहले क्लैरिफिकेशन नहीं आया था। जितनी भी जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने अपने एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म किया कि यू नीड टू कम बैक, लेकिन क्या होता है, बाद में क्लैरिफिकेशन आता है कि ये एग्जिस्टिंग जो H1B वीजा होल्डर्स है उनके लिए नहीं है, दिस इज फॉर दोज जो नए, जिनको H1B वीजा पिटिशनर्स हैं उनके लिए लगाई गई है। लेकिन देखिए, एक चीज ये देखने की बात है कि प्रीवियस फी कितनी थी, सिर्फ $2,000 to $5,000 थी, कितना ज्यादा हाइक किया गया है इसको। ठीक है, तो ये एक और चीज है, इसमें कुछ और भी क्लैरिफिकेशन आई है, ये एक वन टाइम पेमेंट है, ऐसा नहीं है कि हर साल देनी होगी, ये क्या है, वन टाइम पेमेंट है। अगर किसी को H1B वीजा चाहिए, एक बार में इसको $1 लाख, अगर इंडियन करेंसी में देखें तो इट इज नियरली 88 लाख रुपीज। तो इतना ज्यादा महंगा कर दिया है ट्रंप ने, जिस किसी को भी यूएस जाना है तो उसके ड्रीम थोड़े शैटर्ड होते नजर आ रहे हैं। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या जस्टिफिकेशन दिया है कि ये क्या है, वीजा सिस्टम अक्यूज्ड ऑफ बीइंग अब्यूज्ड टू अंडरकट अमेरिकन वेजेस। देखिए, होता क्या है, इसका थोड़ा सा मैं हिस्ट्री भी बताना चाहूंगी। 1990s में क्या हुआ था, 1990s में यूएस में जो स्किल्ड वर्कर्स थे, ठीक है, स्किल्ड वर्कर्स की काफी कमी हो गई थी, स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी हो गई थी, और इसी वर्कफोर्स को टैकल करने के लिए इन्होंने क्या किया, H1B वीजा निकाला। ठीक है, तो लेकिन अब ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने कुछ और ही जस्टिफिकेशन दिया गया, अब्यूज, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जो अमेरिकन हैं उनको नहीं मिल रहा है ये नौकरी, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, और जो बाहर की कंट्रीज वाले हैं वो आके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेजेस कट कर रहे हैं अमेरिकन के। इन्होंने ये भी क्लेम किया है कि कंपनीज इंपोर्ट वर्कर्स फ्रॉम द बॉटम क्वार्टाइल इंस्टेड ऑफ एक्सेप्शनल टैलेंट। ये भी इन्होंने एक्यूज किया है कि बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट्स यहाँ अमेरिका में नहीं ला रहे हैं। ठीक है, तो ये सब एक्यूजेशंस हैं, क्या कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम, ये वीजा पूरा, व्हाट इज द H1B वीजा प्रोग्राम देखा जाए, ये नॉन इमिग्रेंट एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वर्क वीजा, जो कि कब क्रिएट किया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, इमिग्रेशन एक्ट के तहत 1990 में से क्रिएट किया गया था, जो क्या करता था, अलाउ करता था यूएस एम्प्लॉयर्स को टेम्पररी बेसिस पे हायर कर सकें फॉरेन प्रोफेशनल्स को जॉब के लिए जो हाई लेवल ऑफ स्किल रिक्वायर्ड करती है। और H1B वीजा से इंडियंस, देखिए 70% जो इंडियंस है ना, H1B वीजा होल्डर 70% इंडियंस ही हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपैक्ट अभी इंडियंस को हो रहा है, इंडिया को हो रहा है। ठीक है, ये क्या करता है, अब इसमें की प्रोविजन है एलिजिबिलिटी,
इसमें रिक्वायर्ड बैचलर्स डिग्री और हायर, ठीक है, इन स्पेशलिटी फील्ड। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है। एनुअल कैप भी पहले था। देखिए क्या होता है एनुअल कैप, ऐसा नहीं था कि कितना भी वीजा दे सकते हैं, एक कैप मेंटेन किया गया था, ठीक है। टिपिकली बोल रहे हैं हर साल, ईच ईयर एलोकेटेड थ्रू लॉटरी सिस्टम मैनेजमेंट, ठीक है। हर साल एक लॉटरी सिस्टम मैनेजमेंट है जो कि यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज हैंडल करता है। तो कैप क्या था, 65,000 ही न्यू वीजास क्या होते थे, एलोकेट किए जाते थे, ठीक है। एनुअली 65,000 न्यू वीजास एलोकेट किए जाते थे, यही एनुअल कैप था। और एडिशन 20,000 वीजास उनके लिए होते थे जिन्होंने एडवांस डिग्री की हुई है यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। और ये तो हो गया एनुअल कैप। आगे देखते हैं, और कुछ एग्जेम्पशंस भी होते थे, ठीक है। अब इसमें यह लिखा हुआ है कि डोमिनेंस ऑफ इंडियंस, यहां पे जैसे मैंने पहले बताया कि जो इंडिया में है लार्जेस्ट बेनिफिशियरी अगर आप देखा जाए तो नियरली 70% जो H1B वीजा के बेनिफिशियरीज हैं वो क्या थे, इंडियंस ही हैं, ठीक है, जिनको ये वीजा मिला हुआ है। एंड सेकंड पे आता है पीपल बोर्न इन चाइना रैंक्ड सेकंड। तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी इंडियंस है, इंडियन नंबर 1 पे है, सेकंड पे आपका आ जाता है चाइना, ठीक है। तो देखिए इसकी वैलिडिटी, अब बोलते हैं H1B वीजा जब मिलता है तो कितने टाइम फ्रेम के लिए ये वैलिड रहता है। इसकी वैलिडिटी अगर हम बात करें तो इट इज वैलिड 3 to 6 ईयर्स तक ये वैलिड रहता है, ठीक है। 3 ईयर्स है इनिशियली एंड एक्सटेंड हो सकता है अप टू 6 ईयर्स। तो आप मान लीजिए 3 to 6 ईयर्स। लेकिन एक चीज है, 6 ईयर्स के बाद आपको 1 साल का गैप होना जरूरी है, ठीक है। लाइफ टाइम लिमिट है, एक कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि एक को कितने मिलेगा, एक बार मिलेगा या 2 बार मिलेगा। देयर इज नो लिमिट ऑन द टोटल नंबर ऑफ H1B वीजा एन इंडिविजुअल कैन होल्ड, ठीक है। एक इंडिविजुअल कितना भी H1B वीजा होल्ड कर सकता है, बट 6 साल के बाद 1 साल का उसे गैप करना होगा। 1 ईयर गैप इज नेसेसरी, ठीक है। 1 ईयर गैप के बाद फिर से H1B वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है एंड अगेन फॉर 6 ईयर्स, 3 to 6 ईयर्स, और उसके बाद फिर 1 ईयर गैप इज मैंडेटरी, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, दे कैन अप्लाई फॉर अ ग्रीन कार्ड फॉर देमसेल्फ एंड एलिजिबल फैमिली मेंबर्स अलाउइंग अ पाथ लॉन्ग टर्म रेसिडेंस। तो यही दिखा है, इंडियंस आर द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, देखिए यहां पे इंपैक्ट इंडियन प्रोफेशनल्स में क्या इंपैक्ट हुआ था। इंपैक्ट यही हो गया था कि बहुतों ने क्या किया, कैंसिल कर दी अपनी ट्रिप, ठीक है। फ्लाइट्स बुक, आप देख सकते हैं, ये एक न्यूज है, इंडिया यूएस एयरपोर्ट इन टर्मोइल, ठीक है। फ्लाइट्स फेयर इतने सर्ज हो गए जब उन्हें एकदम से ये न्यूज मिली, जो H1B वीजा की, जो 88 लाख रुपीस पे करने पड़ेंगे इनको। और इससे क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा टर्मोइल हो गया, क्लैरिफिकेशन नहीं था, परेशान हो गए, ठीक है। सो इस तरह की चीजें आप देखने को मिल रही थी। लेकिन रिस्पॉन्स क्या था, आईटी सेक्टर का रिस्पॉन्स ये था कि स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो गया, ठीक है। इंडस्ट्री में जैसे देख सकते हैं कि इंडियन आईटी कंपनीज हैं, TCS, इन्फोसिस, ये क्या है, ये H1B वीजा को ऑलरेडी, जो डिपेंडेंस है हमारे इंडियंस का, उनको ऑलरेडी कम करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। फर्म्स क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं इन लोकल यूएस हायरिंग एंड ऑफशोर डिलीवरी एंट्रेंस, ठीक है। तो इस तरह की चीजें तो हो ही रही हैं। देखिए स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन क्या हो सकता है इंडिया का, एक ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। ये बोल रहे हैं कि जितने भी जो स्किल्ड वर्कर्स हैं हमारे, ब्रेन ड्रेन, ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट करते हैं लेकिन वो क्या चले जा रहे हैं, बाहर की कंट्रीज में चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इस जो इतना ज्यादा फी हाइक हुआ है, इससे क्या हो सकता है, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो रिवर्स हो सकता है, ठीक है। स्काई रॉकेटिंग फीस में डिस्करेज इंडियन प्रोफेशनल्स फ्रॉम मूविंग अब्रॉड, ये क्या हो सकता है, डिस्करेज कर सकता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज फॉर रिटर्नीज टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज ओन इनोवेशन इकोसिस्टम, ये भी हो सकता है, ठीक है।
और यूएस कॉस्ट जो इतना राइज हो रही है, मेक ऑफशोरिंग टू इंडियन मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ठीक है, हमें इस तरह की, एक होता है ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इस तरह का अप्रोच हमें अपनाना चाहिए। तो ये क्या कर सकता है, इस तरह के अगर हमने ये सारी चीजें की तो ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है वो रिवर्स हो सकता है। ओके, देखिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का भी एक रिस्पॉन्स आया है। इन्होंने बोला है कि इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि ये एक ह्यूमन कंसर्न है, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है, और उन्होंने ये भी हाईलाइट किया है कि ऐसा नहीं है, इट वाज अ म्यूचुअल बेनिफिट। जो यूएस की कंपनीज है उन्हें भी बेनिफिट हो रहा था, इंडियंस को भी बेनिफिट हो रहा था। इट वाज नॉट लाइक कि बस इंडियंस वहां के वेजेस को कम कर रहे हैं। इन्होंने हाईलाइट किया कि एक म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा था, क्योंकि यहां से क्या है कि हाईली स्किल्ड मैन फोर्स वहां जा रही थी। ठीक है, वहां पे बड़े बड़े फर्म्स में कंट्रीब्यूट कर रही थी, तो इट वाज अ विन विन सिचुएशन। तो एंड स्किल्ड वर्क एक्सचेंज भी हो रहा था। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने बोला है कि बेसिकली अवॉइड किया है कोई भी कॉन्फ्रंटेशन, इन्होंने कोऑपरेटिव चैनल्स को ओपन ही रखा है, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का जो स्टेटमेंट देखने को मिला है। ठीक है, तो ये कुछ अलग कैटेगरीज हैं, वीजा कैटेगरीज हैं। जैसे ओ है फॉरेन नेशनल विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज इन साइंस आर्ट्स। ठीक है, ये फॉरेन नेशनल के लिए है। H2A वीजा किस लिए है, टेम्पररी एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए है। H2B वीजा किस लिए, टेम्पररी वर्कर्स परफॉर्मिंग द सर्विसेज और लेबर ऑफ टेम्पररी सीजनल नेचर के लिए जो लेबर्स होते हैं। ठीक है, B2 वीजा किस लिए, टूरिज्म के लिए, वेकेशन प्लेजर विजिटर्स। ठीक है, एंड फिर आ गया ये 5। तो नॉन इमिग्रेंट वीजा फॉर स्पाउस या चिल्ड्रन ऑफ अ लॉफुल परमानेंट रेसिडेंस। तो ये वीजा की कैटेगरीज हैं और ये इनके पर्पस ऑफ ट्रैवल है, तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया है हमने। देखिए कंक्लूजन में यही बोलूंगी कि इसने क्या किया है, ये जो फी आप देखिए 1 लाख की फी है, जो $1 लाख इक्विवेलेंट टू 88 to 89 lakhs। ठीक है, इसने काफी डिस्टरप्ट किया है। ठीक है, इट इज डिस्ट्रप्टिव, बट हम अगर इसे स्ट्रैटेजीज, मतलब प्रॉपर स्ट्रैटेजी से अगर टैकल करें तो कुछ गेन्स भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म गेन की बात कर रही है कि अभी हार्डशिप तो हो रही है प्रोफेशनल्स के लिए, फैमिलीज के लिए, कंपनीज के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म जैसे मैंने बोला कि ब्रेन ड्रेन को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल टू एक्सेलरेट इंडियाज डोमेस्टिक इनोवेशन। ठीक है, जो इंडिया का डोमेस्टिक इनोवेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं, और फॉरेन मार्केट में अपना जो डिपेंडेंस है उसे कम कर सकते हैं। तो at last I would say that this fee hike could mark a turning point where Indian transitions from being a talent exporter to an innovation destination। हम इंडिया को ही एक innovation destination बना सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि blessing in disguise, हर एक सिचुएशन को थोड़ा पॉजिटिवली लेना चाहिए। पॉजिटिवली लेंगे तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, अभी भले ही हार्डशिप्स हो रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर ये सारी चीजें हम करने में कामयाब हो गए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। थैंक यू सो मच। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।